जय हिंद दोस्तों। एकेएम डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव अभी अभी ख़त्म हुए हैं, उसके रिज़ल्ट भी आ गए और जहां पर भाजपा जीती है वहां पर वहां के जो मुख्यमंत्री है उनका चुनाव भी हो गया है और बंगाल में कल तो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और 12 तारीख को असम में शपथ विधि का समारोह होगा। जो पेच फंसा है उसमें तमिलनाडु है, उसमें केरला है, वहाँ पर पता नहीं क्या खींचातानी चल रही है। तमिलनाडु में अभी अभी थोड़ी देर पहले समाचार मिले हैं कि जो विजय है, जोसेफ विजय, वो शायद जीत गए हैं अपनी रेस में और वो उनको 118 एमएलए का समर्थन प्राप्त हो चुका है। ये सब में जितने भी सारे ये इलेक्शंस हुए हैं, जितने भी राज्य में, उसमें से सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान था वो बंगाल के ऊपर था, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। ये भारत के जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी सबसे बड़ी जीत है और ये बता रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी मैच्योर्ड और रेजिलिएंट है। बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ, काफ़ी भारी मात्रा में लोग आए और अपना वोट उन्होंने दिया। तो ये एक जागती हुई एक डायनामिक डेमोक्रेसी का एक सबूत है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने बंगाल में 15 साल तक राज किया और ममता बनर्जी उसकी चीफ मिनिस्टर रही और वो सारे के सारे 15 साल टीएमसी ने बर्बाद किए। आज बंगाल में बहुत बुरे हालात हैं, वो आप किसी भी तरीके से ले लो, लॉ एंड ऑर्डर ले लो, इकोनॉमिक ले लो, कुछ भी ले लो। ममता बनर्जी चुनाव वैसे तो हार गई, लेकिन वो इतनी अपरिपक्व है, इतनी इमेच्योर्ड है कि उन्होंने अपनी हार मानने से मना कर दिया। हमारी लोकशाही की ये एक परंपरा रही है कि जो भी मतदान हो, जैसे भी लोगों ने मत दिया हो और आपको चुना हो या आपको नहीं चुना हो, जो भी है वो जनता का आदेश है जिसे आपको सर आंखों पर रखना चाहिए। जबकि ममता बनर्जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. We fought against all machinery where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. SIR, they deleted 90 lakhs names from the voter list. And when we went to court adjudication, 32 lakhs were included. But do you know that after that, the 7 lakhs what was deposited together, that is also included, but nobody knows that. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2021 के जो भी उसके अनुभव थे उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन की थी इस बार और बहुत ही सुचारू रूप से, पारदर्शिता से ये पूरे जो इलेक्शंस हैं वहाँ पर वो उन्होंने कंडक्ट किए थे। ममता बनर्जी ने जो भी किया है वो गलत है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया था। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से ममता बनर्जी को घेर लिया था, कोर्ट के ज़रिए हो, सुरक्षा बलों के ज़रिए हो, जो भी इलेक्शन कमीशन की जो ट्रांसफ़र्स और वो वगैरह जो है उसके ज़रिए हो, सभी तरीके से ममता बनर्जी को घेर लिया था
और ममता बनर्जी के पास ज़्यादा कोई विकल्प नहीं थे। और ऐसे में जो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हथियार था, जो वायलेंस का, हिंसा का, उसी के ऊपर ज़बरदस्त रोक लगा दी गई थी। तो हुआ ये कि ममता बनर्जी और टीएमसी जो करना चाहते थे इलेक्शन के दौरान, वो नहीं हो पाया। और इसी के चलते ममता बनर्जी को अब ये उनको एक विश्वास हो चला है कि जो मोदी सरकार ने या केंद्र की सरकार ने सुरक्षा के जो उपाय किए थे, उसी की वजह से टीएमसी हार गई। टीएमसी के प्री पोल या पोस्ट पोल, मतलब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो वायलेंस के जो खेल होते थे, उस पर पूरी तरह से रोक लग गई। और ऐसे में केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री ने एक और बार कहा कि 60 दिन तक इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद केंद्रीय जो सुरक्षा बल है वो बंगाल में मौजूद रहेंगे। तो पोस्ट पोल यानी कि चुनाव के बाद भी हिंसा करने की जो संभावना थी वो बहुत कम हो गई। दोस्तों, बंगाल में लोगों को जब पूछा जाता था कि आप क्या चाहते हो इस इलेक्शन में, तो सभी लोगों ने कहा था कि बदलाव चाहिए, विकास चाहिए, और सबसे बड़ी बात थी शांति चाहिए। बंगाल इकोनॉमिकली इतना पिछड़ गया है क्योंकि वहाँ पर अब कोई इंडस्ट्री आना नहीं चाहती है। वहाँ पर जो कट मनी का जो पूरा एक कल्चर पिछले 15 साल में डेवलप हुआ है, इसकी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ जाने से कतराती हैं। और जब इंडस्ट्री नहीं जाएगी तो रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोग गरीब रहेंगे। और अगर ऐसे में जो पढ़ते हैं वो राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में नौकरी के लिए चले जाते हैं। ऐसे में आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो वाक़या हुआ था, जहाँ पर एक छात्रा के ऊपर बलात्कार हुआ और उसके साथ जो भी हैवानियत हुई। संदेश खाली में एक गुंडा था जो काफ़ी फेमस था और वहाँ पर हिंदू औरतों को वो जब जी चाहे वो बुलाता था, उस पर बलात्कार करता था। और ऐसे बहुत सारे मामले हुए जिसमें बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए। और अगर आपने टीवी के ऊपर चुनाव के दिन अगर लंबी लंबी अगर कतारें देखी होती तो आपको बिल्कुल पता चल जाता कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी फिक्रमंद हैं और वो इस बार बदलाव चाहती है। और वही हुआ, इतना हैवी टर्नआउट हुआ इलेक्शन के टाइम पे, वोटिंग का करीब करीब 93% तक पहुंच गया टर्नआउट। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में वोट पड़े थे, जिसने ममता की स्त्रियों के प्रति जो इनसेंसिटिविटी थी उसे उजागर कर दिया। ममता बनर्जी को यह और ऐसी कुछ बातें बहुत भारी पड़ गई। जय श्री राम के नारे ममता बनर्जी को चिढ़ाते थे बहुत, उन्हें गुस्सा आता था। गाड़ी रोककर वो उतरती थी और कहती थी किसने बोला जय श्री, जैसे कि जय श्री राम बोलना उनको गाली देने के बराबर हो गया। अगर पूरे इलेक्शन वक्त की कैंपेनिंग में देखेंगे तो जय श्री राम ही चल रहा था, दूसरा कोई नारा नहीं चल रहा था। ये जता रहा था और बता रहा था कि भाजपा ने पोलराइजेशन हिंदू वोट्स का करने की ठान ली थी। और वैसे सही भी है। अगर टीएमसी मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करती है और बाद में उसका पोलराइजेशन होता है, तो फिर हिंदुओं का वोट जो है वो भी पोलराइजेशन करने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। ऐसे में हिंदू वोट्स का पोलराइजेशन करने में कोई बुराई नहीं। ममता बनर्जी ने हर एक इंस्टीट्यूशन जो थे डेमोक्रेसी के, उसके साथ पंगा लेके रखा। जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, केंद्र सरकार हो गई, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, एनआईए हो गई, सभी के साथ पंगा करके रखा था। इनकम टैक्स भी हो गया। वो एक हाई कोर्ट की बात कुछ मानती थी, कुछ हद तक वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानती थी।
उसके अलावा वो किसी की बात नहीं सुनती। इस तरह का जो बचपना वो कर रही थी, इसने अपने खुद के दुश्मन ज्यादा बनाए दोस्त की जगह पे। छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब तक ममता बनर्जी सत्ता में थी, उन्होंने राहुल गांधी के लीडरशिप को कभी नहीं माना, और अब 2 दिन के बाद जब पता चला कि वो हार गई है, तो अब उन्हें अपना इंडी अलायंस याद आ रहा है, और वो बोलती हैं कि इंडी अलायंस को हमें फिर से एक बार एक करना पड़ेगा और भाजपा से लड़ना पड़ेगा। सबसे आश्चर्यजनक बात और स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि वो बंगाल के इलेक्शन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज करेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ज्यूरिसडिक्शन भारत के इधर यहाँ पर नहीं होता है। ये देश के अंदर का और अंदरूनी मामला है। तो क्या इतनी समझ इस 15 साल तक जो चीफ मिनिस्टर रही बंगाल की, उसमें नहीं है क्या? समझ नहीं आता है कि यहाँ के हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, ये कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। इनको ऐसे लगता है कभी कभी, पहले राहुल गांधी को देखते थे तो सोचते थे कि भाई चलो इसमें तो अक्ल ही नहीं है, अब ममता बनर्जी भी वही चीज कर रही है। तो ऐसे लग रहा है कि क्या हमारी जनता ने ऐसे मूर्ख लोगों को इतने बड़ी सत्ता के आसन पे बिठाया था क्या? जैसे हमने उस वीडियो में देखा था, वो वोट चोरी की बात कर रही है कि केंद्र सरकार ने मुझे जो वोट आए वो चोरी कर लिया। तो कैसे चोरी हो गई? तो क्या वो चोरी केरला में नहीं हुई जहां पर बीजेपी हार गई? क्या वो चोरी तमिलनाडु में नहीं हुई? तो क्या वो वहीं पर चोरी होती है जहां पर ये बीजेपी जीत जाती है? समझ नहीं आता है ये क्या बकवास ये हमारे राजनेता करते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि लोगों को अकल ही नहीं है। मजे की बात ये है कि ये जो वोट चोरी का आरोप ममता बनर्जी लगा रही है, उसमें विरोध पक्ष शामिल है। राहुल गांधी कहती है कि आप आगे बढ़ो। राहुल गांधी खुद तो लड़ेंगे नहीं, वो दूसरों को आगे करते हैं। वो ममता बनर्जी को कहते हैं कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। अखिलेश यादव बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए वहां पर ममता बनर्जी के घर, और कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम बुरे वक्त में किसी का साथ छोड़ दें, हम उनमें से नहीं हैं। कोई ना डायलॉग बाजी, हिंदी फिल्में ज़्यादा देखते हैं। अगर उसकी जगह पे लोगों का काम करे, लोगों की सेवा करे, तो कुछ वोट मिल जाएंगे। जीतेंगे तो नहीं, लेकिन कुछ वोट प्रतिशत बढ़ जाएंगे। भारत के इतिहास में जिस तरह से अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। जहां पर भी कोई गड़बड़ी होती है, वहां पर इलेक्शन कमीशन दोबारा वोटिंग करवा। तो इस हद तक ये सब कुछ ठीक से चल रहा है, उसमें इस तरह का ये आरोप लगाते हैं, तो अब भगवान ही मालिक है। दोस्तों, ये जो दावा करते हैं वोट चोरी का, उसमें ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उसको चला रहे, एक तरह का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शंस में सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये इस तरह का नैरेटिव, जो भारत विरोधी मीडिया है, देश हैं, सरकारें हैं, ये इस तरह के नैरेटिव्स को उठा लेती है और उसको आगे बढ़ाती है। इसमें बदनामी हमारे देश की होती है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि दंगे हों, फसाद हो, लोग सड़कों के ऊपर उतर आए और पूरी जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, उसके ऊपर धब्बा लगे और लोगों का विश्वास उस पर से हट जाए। ऐसे जो भी मामले हैं, उसमें ममता बनर्जी, उसमें राहुल गांधी, उसमें अखिलेश यादव और उसमें गुरुओं के गुरु घंटाल केजरीवाल, सब शामिल। ये चाहते हैं कि किसी तरह से लोगों को भड़काकर, लोगों के दिमाग में गलत बातें डालकर लोगों को सड़कों पे लाया जाए और हंगामा हो, रायट्स हो, तूफान हो, पूरी सिचुएशन कियोटिक हो जाए। बस ये उनका टारगेट है।
ऐसे में ये हमारे देश के नेता के ऊपर हम कैसे भरोसा करें? हम कैसे समझें कि ये हमारा भला चाहते हैं? ये तो हमारा बुरा चाहते हैं। ये किसी भी एंगल से हमारा अच्छा नहीं चाहते। और ममता बनर्जी का तो दिमागी दिवालियापन निकला है। उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए और अपने इलाज के ऊपर बात करनी चाहिए। सरकार की इलेक्शन की नीतियों के ऊपर और ये जो बकवास जो वो करती हैं उससे बचना चाहिए। दोस्तों, दुख की बात यह है कि 2011 में यही इलेक्शन, यही चुनाव, यही प्रक्रिया, यही वोटिंग मशीन्स और यही इसी तरह का एक सेटअप जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था उस वक्त, उसी की बदौलत वो जीत के आई 2011 में और वो मुख्यमंत्री बनी। जो कड़े कदम अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं, वैसे ही कड़े कदम उस वक्त के गृह मंत्री प्रणव दा ने उठाए थे, क्योंकि तभी बंगाल में सीपीएम की सरकार थी और कम्युनिस्ट को हराने के लिए जो हथकंडे और जो एक्शन आज हम केंद्र सरकार ने और अमित शाह ने लिए हैं, वही और वैसे ही कदम प्रणव दा ने लिए थे जब कांग्रेस की सरकार थी और वो गृह मंत्री थी। दोस्तों, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट वोट चोरी वाला, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट कि वो रिजाइन नहीं करेगी, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगी और दावा करेगी कि ये इलेक्शन में रिगिंग हुआ है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने उसे इलेक्शन हरवाया है, जिसकी साजिश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल। ये मानसिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है? इंडियन वोटर्स जो वोट करते हैं उसको गाली दे रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि ये जब नरेंद्र मोदी या भाजपा को गाली देते हैं तो इन्हें एक बात नहीं समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी खुद से चल के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं, उसे चुनने वाले लोग हैं। लोगों ने उन्हें वोट किया है, उनकी सरकार को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को वोट किया है, तभी वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जब आप उनको गाली दे रहे हैं, उनके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, तो वो आप जनता को बोल रहे हैं कि पूरी जनता को बोल नहीं सकते। किसको बोलेंगे? तो वो नरेंद्र मोदी को बोलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को दी गई हर एक इस तरह की गलत बात, जो गालियां हैं, वो जनता को दी जा रहे हैं। अब पहले आप वो जनता को गाली दे रहे हो और बाद में उसी जनता के पास वोट लेने को जा रहे हो, तो आपको वोट मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना, राहुल गांधी विदेशों में जाके कहते हैं कि भारत का डेमोक्रेसी खतरे में है। क्या कितना बकवास करते हैं ये लोग। इन्हें जो बोलता है, इनके एडवाइज़र हैं, वो भी गधे हैं। ये तो है गधे, लेकिन वो लोग जो एडवाइज़र बने हुए हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो सकता है और होना भी चाहिए। लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि इन नेताओं से बड़े गधे ये लोग हैं। दोस्तों, एक सामान्य बात मैं आपसे करना चाहता हूँ शेयर, कि ये इतना जो बवाल हो रहा है बंगाल में इलेक्शन के लिए, तो आपने कहीं पर ऐसा देखा कि पूरे बंगाल में जनता बाहर आ गई और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो टीएमसी को, कांग्रेस को, सीपीएम को, सबको वोट किया था, तो ये भाजपा कैसे जीत गई? 92 से 93% के बीच में वोटिंग हुई है। छोटी मोटी वोटिंग की बात नहीं है ये इतने बड़े परसेंटेज से लोगों ने वोट किया है। कोई बाहर नहीं आ रहा है, किसी का कोई विरोध नहीं, सब लोग खुश हैं, सिवा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी। दोस्तों, बीजेपी की जो विक्ट्री है उसको अल जजीरा जो चैनल है वो कह रहा है कि बीजेपी की बंगाल विक्ट्री में एक्सपोजेस द इरोजन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब अल जजीरा जहाँ पर है वो है कतर, वहाँ पर से वो ब्रॉडकास्ट करता है। कतर में है शेख,
इनको पता नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या है। और ये लोग भारत के जैसी महान डेमोक्रेसी को, लोकशाही को, लोकतंत्र को कहते हैं कि इरोजन हो रहा है, यानी कि उसकी जो डेमोक्रेसी जो है वो घिसती जा रही है, मतलब खराब की तरफ बढ़ते जा रही है। बीजेपी बंगाल विक्ट्री एक्सपोजेस इरोजन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर ये लिखने वाले हैं नीलंजन मुखोपाध्याय। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि हमें दुश्मन देखने के लिए देश के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे जो लोग हैं, पत्रकार हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन है हमारे। ये कैसे इरोजन होगा डेमोक्रेसी का, ये नहीं पता। क्या लिखते हैं पता नहीं, ये उन्हीं को मालूम। देखिए यहाँ पर वो सवाल कर रहे हैं कि द स्केल ऑफ बीजेपी's victory has transformed India's political map, but the verdict has also triggered profound questions over integrity of electoral process itself. ये मुखोपाध्याय लिख रहे हैं, हम किसी और को क्या बोलें जब हमारा ही सिक्का खोटा हो। तो इस तरह के जो दावे किए जाते हैं हमारे देश में, जो लोग होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वही हमारे देश को ज़्यादा बदनाम करते हैं। अगर चीन में ऐसा हो तो पता नहीं वो पत्रकार कहाँ गुम हो जाए। हमारे यहाँ पर भी इस तरह के एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं। बांग्लादेश में भी काफ़ी हलचल मची हुई है। बांग्लादेश को ऐसे लग रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसे थे गैरकायदेसर, उसे भारत सरकार पुश बैक करेगी, यानी उन्हें बांग्लादेश में वापस भेजा जाएगा। अब वो लोग जब बांग्लादेश में वापस जाएंगे तो एक तरह का क्राइसिस खड़ा हो जाएगा कि वो लोग ऑलरेडी जो वहाँ की जो लड़खड़ा के चलने वाली जो उसकी इकोनॉमी है, उसमें ये इन लोगों का दबाव बढ़ जाएगा। तो ये सरकार जो है वो फिर से वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी स्तर पे ये होगा तो हमें तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, और ये इस तरह का जो पुश बैक है भारत से इलीगल बांग्लादेशी जो अभी भारत में रह रहे हैं, तो उससे तकलीफ खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, एक बॉर्डर के ऊपर फेंस बनाई जाएगी। हो सकता है कभी काफ़ी लंबी हमारी बॉर्डर है, 2200 किलोमीटर के करीब हमारी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। और टीएमसी की सरकार की जो नॉन कोऑपरेशन था, जिसकी वजह से बहुत सारा फेंसिंग रुका हुआ है, वो फेंसिंग का काम भी अभी पूरा हो जाएगा, जिसके चलते जो गौवंश हमारा है, गाय और वगैरह जो है, उनकी तस्करी रुक जाएगी। तो ऐसे में छोटे छोटे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं बॉर्डर के ऊपर की, वो सारी रुक जाएगी। इसमें सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश का फ़िलहाल तो नज़र आ रहा है। और दूसरा जो है कि जो घुसपैठिए हैं यहाँ पर, वो अपने आप स्वयंभू यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी तस्वीरें देखी कि लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, देश छोड़ के बांग्लादेश रिटर्न हो रहे हैं। आज पिछले 3 दिन से ऐसा होते जा रहा है, मतलब पिछले 3 दिन से सेम लोग जा रहे आ रहे हैं। यहाँ पे हो रहे हैं हमारे एरिया में 2026 का विश्व इज्तिमा, जितने भी कंट्री के मुस्लिम हैं सारे यहाँ पे आए हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस हमें इंटरनेट पे काफ़ी देखने को मिलते हैं। ये सारे अनवेरिफाइड सोर्सेस हैं जहाँ से ये वीडियोस चल रहे हैं। मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि बांग्लादेश हमारे साथ जो भी लड़ाई करेगा, वो किस मुद्दे पे लड़ाई करेगा कि वो अपनी सिटीजन्स को वापस नहीं लेना चाहता है। उनके नागरिक हैं, उनके सिटीजन्स हैं जो हमारे देश में इलीगली घुसे हैं। अब वो वापस जब जाना चाहते हैं अपने देश में, या भारत सरकार उन्हें वापस भेजना चाहती है, तो बांग्लादेश उसमें मना कर रहा है, ऑब्जेक्शन ले रहा है। समझ नहीं आ रहा है ये किस तरह का खेल है। भारत को इन्होंने क्या समझ के रखा है, यही समझ नहीं आता।
दोस्तों, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग है उसका काम तुरंत में शुरू हो जाएगा और वहाँ पर जो पायरेसी होती है, चोरियाँ होती हैं, वो सारी रुक जाएंगी। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी मुसीबत भारत के लिए है वो है चिकन नेक, एक 22 किलोमीटर का गलियारा जो भारत को मेनलैंड और भारत का नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, जिसके ऊपर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका सभी की नज़र है। अभी तक क्योंकि सरकार जो थी बंगाल की वो केंद्र सरकार को कोऑपरेट नहीं कर रही थी, जिसके कारण ये सारे जो देश हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उनके मुंह में हमेशा पानी आता था कि यार ये इसके ऊपर जाके कब्जा कर लें तो भारत को हम तोड़ सकते हैं। भारत को एक बार तो जो नॉर्थ ईस्ट में उसकी जो मिलिट्री सप्लाई लाइंस है उसको हम एक बार ध्वस्त कर सकते हैं। बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार तो वो रोक देंगे, क्योंकि भारत भी कोई चुप नहीं बैठेगा अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो। लेकिन भारत चाहता है ऐसा कुछ नहीं हो। तो हो सकता है, ये काफ़ी बड़ी संभावना है कि जो बॉर्डर का जो इलाका है जो बांग्लादेश से लगता है और जो चिकन नेक के उधर उसके आसपास का जो इलाका है, वो सारे इलाके को अलग से कार्व आउट किया जाए, उसको अलग से मैप बना के उसको बंगाल राज्य से अलग करके उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जाए, ताकि सेंट्रल में जो भी केंद्र सरकार है उसका सीधा जो कंट्रोल है वो इन इलाकों के ऊपर हो। ऐसी कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत को ईस्टर्न साइड की जो बॉर्डर है बांग्लादेश और भूटान और वो सारा जो खिचड़ी है म्यांमार वगैरह, और वहाँ पर जहाँ पर चीन की भी नज़र है, और वहाँ पर अमेरिका एक ईसाई देश बनाना चाहता है। हमारे ही देश के अंदर वो एक ईसाई देश बनाना चाहता है। तो ऐसे में बंगाल में जो राष्ट्रवादी सरकार है उसका आना सोने पे सुहागा है। हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि इस तरह की कई कुछ और कार्यवाही हो सकती है। दोस्तों, ये मेरा मानना है कि इलेक्शन की वजह से, ये इलेक्शन हो या ऐसे दूसरे जो भी हमारे देश में चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उससे सनातन मजबूत होता है। ये एक आपको ये मेरी बात कुछ शायद अजीब लग सकती है दोस्तों, इस तरह की जो चुनाव बंगाल में हुआ या भारत देश में, पूरे देश में कहीं पर जनरल इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शन हो या पंचायत के हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, जितने भी इलेक्शंस हैं, ये चुनाव जो है ये हर एक चुनाव सनातन को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि एकता न होने के कारण हमने बहुत युद्ध हारे हैं। पहले टर्क आए, फिर अफगान्स आए, फिर मुगल्स आए, अंत में लुटेरों के लुटेरे ब्रिटिशर्स आए। ये सभी लोगों के साथ में हमने युद्ध किए। कुछ वक्त तक हमने उन्हें रोक रखा। पहली गलती हमारी थी कि हम यूनाइटेड नहीं थे, एक नहीं थे। हमारे जितने राज्य थे, जितने हमारी जो जनता थी, जो हमारी ताकत थी, वो कभी एक नहीं हुई। और दूसरी गलती ये हुई कि हमने वहाँ पर जब हम पर हमला होता था तो हम उस हमले का जवाब देके रुक जाते थे। हमने कभी भी उनके ऊपर जवाबी हमला नहीं, हम उनके देश में, हम उनके घर में कभी नहीं गए और वहाँ पर जाके उनका सफाया हमने कभी नहीं किया। इसी के कारण तर्क हो या अफगान हो या मुगल हो या और कोई भी हो, उसने हम पर हावी होना जारी रखा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो हमारे पर हावी हो गए और हमको गुलाम बना लिया। लेकिन अब एक नया कुछ
हो रहा है। हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसके हमें आभारी होना चाहिए। भारत अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। वहाँ पर करीबन 500 से ज़्यादा छोटे छोटे राज्य थे। सारे पूरे देश के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा नहीं था टोटल, लेकिन दूसरे ऐसे राज्य थे जो आसपास में थे, जो अंग्रेज़ों के इन्फ्लुएंस में थे, लेकिन अंग्रेज़ उनके ऊपर सीधा राज नहीं करते थे, और जिसके ऊपर अंग्रेज़ ने राज किया, ये सारे जो राज्य थे, ये छोटे छोटे राज्य थे। इन सभी राज्यों की अपनी एक पहचान थी, अपनी एक भाषा थी, अपना एक कल्चर था। संविधान निर्माताओं ने एक बहुत सुंदर कार्य किया, इन सभी को एक किया। अब इन सभी को एक करने के बाद अब सवाल ये आता था कि अब इनके ऊपर शासन कौन करे। तो सभी ने मिलके इसके ऊपर शासन करने का सोचा। तो इन्होंने पार्लियामेंट बनाया। पार्लियामेंट में उसकी सीट्स निर्धारित की गई कि ये जो राज्य है इसमें इतनी सीटें होंगी, ये राज्य बड़ा है ज़्यादा सीटें होंगी, छोटा है कम सीटें होंगी। तो जो राज्य थे वो अपनी एक पहचान हमेशा से कायम रखे हुए थे। अब यहीं पर हमारे इतिहास में झगड़ा होता था कि गुजरात के लोग लड़ रहे हैं तो महाराष्ट्र के लोगों को क्या, मराठाओं को क्या। मराठा बोलेंगे कि भैया वो उनकी लड़ाई है, हम क्यों लड़े। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए पूरा एक देश बना। अब कोई गुजरात नहीं है और कोई महाराष्ट्र नहीं है। अगर अब पाकिस्तान हमला करेगा तो वो भारत के ऊपर हमला करेगा। जो कमी सदियों तक रही, उस कमी को हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरा कर दिया। वैचारिक रूप से, आइडियोलॉजिकल रूप से आज भी हम पूरी तरह से एक नहीं हुए हैं, लेकिन हम बहुत तेजी से एक होने की तरफ जा रहे हैं। पूरा देश एक, उसकी आत्मा एक हो जाए, पूरा देश एक हो जाए, एक तरह से सोचे, सनातनी हो जाए, उसे थोड़ा सा वक्त अभी और लगना बाकी है। बंगाल के इलेक्शन ने फिर से एक बार बताया कि सही रास्ते पे चलने वाली सरकार की हमें दशकों से कमी थी। जब से भारत आज़ाद हुआ तब से हमें सही सरकार, सही मायने में हमारी सरकार, भारतवर्ष की सरकार हमें नहीं मिली। वही चोर लोग आके बैठ गए थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ समझौता किया। ये लोग वीर सावरकर को माफ़ी पत्र लिखने की बातों को बनाकर बहुत चौड़ा होते हैं, लेकिन वीर सावरकर भी जानते थे कि उस वक्त गांधी जी हो या नेहरू जी हो, उन्हें कभी जेल की सज़ा नहीं हुई, उन्हें कभी काला पानी का मुंह नहीं देखना पड़ा था। क्यों नहीं देखना पड़ा था? और अंग्रेज़ भी उन्हीं के हाथ में सत्ता सौंपकर क्यों चले गए? सारा सब पूरा का पूरा इतिहास को अगर हम ध्यान से आज देखते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ आता है कि ये पूरा 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 का पूरा घोटाला था। दोस्तों, ये मेरी जो बात है इसके ऊपर आप गौर ज़रूर करिएगा, सोचिएगा ज़रूर इसके ऊपर, क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने जो भी किया वो इतना सुंदर था और सुंदर है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पिछले 50, 55 साल, 60 साल से कांग्रेस और उसकी जो सरकारें थी, उन्होंने इसी कॉन्स्टिट्यूशन की जान निकाल देने का बहुत बार प्रयत्न किया, लेकिन हमारी सदनसीबी है कि हम बच गए। सारे डिफरेंट कल्चर्स, सारी डिफरेंट आइडेंटिटीज और सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस, सबको प्रिजर्व किया गया। सब अपनी भाषा, अपने कल्चर के ऊपर, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर सबको गर्व है, घमंड है। बंगाली को अपने बंगाली भाषा के ऊपर और कल्चर के ऊपर, मराठी को अपनी मराठी भाषा और उसके कल्चर के ऊपर घमंड है। वैसे ही तमिल जो हमारे देशवासी हैं, उन्हें अपनी भाषा, अपने कल्चर के ऊपर घमंड। लेकिन यही घमंड जब देश के ऊपर आता है तो हम सब एक हो जाते हैं और हमें हमारे
भारत के ऊपर घमंड होता है। उस वक्त फिर हम भूल जाते हैं कि कौन गुजराती, कौन राजस्थानी, कौन हरियाणवी, कौन पंजाबी, हम सब एक हो जाते हैं। दोस्तों, भारत के हिंदू समाज को जातियों में बांटने का काम अंग्रेज़ों ने किया था। इन्होंने बहुत, और उसके बाद जो हमारे जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने उसे अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाया और भारत के समाज के, हिंदू समाज के टुकड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब वही जातिवाद धीरे धीरे मिटिगेट हो रहा है, थोड़ा सा हल्का हो रहा है। उसकी जो रेखाएं थी जो हमारे समाज को बांटती थी, वो अब धीरे धीरे धुंधली होना शुरू हो गई है। लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें जानबूझकर, कि हम शक्तिशाली न हो, हम पावरफुल न हो, इसलिए हमें डिवाइड करके रखा था। ये बात अब सब मानने लगे हैं। पहले कुछ लोग कहते थे और समझाते थे, लेकिन अब ज़्यादातर लोग ये बात समझने और मानने लगे हैं। दोस्तों, मोदी जी ने सही कहा था कि हम अभी जो भारत बना रहे हैं वो आने वाले 1000 साल तक चलेगा और 1000 साल तक इस दुनिया को राह दिखाएगा, शांति की राह दिखाएगा। हमारा सनातन जाग रहा है, हमारा हिंदुत्व जाग रहा है, और जिसके चलते हमारी भारतीयता जाग रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर लिखें, अपने विचार ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।